स्टैंड यहाँ पर ये स्टैंड थोड़ा सा समझना होगा दानिश जी, जहां कुछ वक्त पहले अवधेश जी ने भी एक एग्जांपल दिया कि ममता बनर्जी ने कहा था कि एक इंसान को भी अगर नागरिकता से वंचित रखा जाता है तो ये गलत है। ये वाली बात कही है उन्होंने, और उन्होंने बताया भी किस वक्त की बात है। लेकिन अब पूरा स्टैंड अचानक से बदल गया। अचानक से जो बात यहाँ पर कही जा रही है संविधान के अंदर उसके अनुरूप वो बातें लागू नहीं होती हैं, अलग ही एक ट्रैक पे जा रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दानिश जी कि ये सारी चीजों का औचित्य क्या है, इससे क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता थी। टीएमसी के प्रवक्ता ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं। सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि मैंने पहले भी कहा और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमारे यहाँ नागरिकता देने का जो कानून था वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ। अब सवाल ये है कि धर्म को आधार बनाकर कानून में संशोधन करना ये प्रॉब्लमेटिक है। और एक बार मैं फिर से आपको यही कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि बच्चे का नाम रखा जाएगा या पहले उसका जन्म होगा, सवाल ये है कि आप बच्चे का नाम रखने की बात कर रहे हैं बिना सीए के। सीए की अगर जरूरत, मैं सुनिए, अगर एनआरसी और एनपीआर की जरूरत नहीं है तो फिर सीए की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी सारा प्रोसेस तो ऑलरेडी चल रहा है। सुनिए, मैं खत्म कर दूं। सवाल यहाँ ये है कि वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे हैं वो ये कह रहे हैं, सुनिए, वो ये अवधेश जी ये कह रहे हैं कि इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मुख्यमंत्री, देश के जो मुख्यमंत्री कह रहा हूं, हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर वो जाकर कहते क्यों नहीं है कि भाई हम सीए के अलावा और कुछ लागू करने वाले नहीं है? क्योंकि इनकी दोहरे मापदंड हैं और धर्म आधारित मापदंड हमारा फंडामेंटल राइट जो है देश का उसको वायलेट करता है। और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी हाँ दानिश जी ठीक है, ये बस यही कहना है। ठीक है, वाह एक मिनट अवधेश जी से, क्योंकि ये सवाल भी था। मैं सतीश जी आऊंगा आपके पास, लेकिन ये क्या है ना कि एक एक चीज क्लियर हो तो वो डिबेट सार्थक हो जाती है। इसीलिए अवधेश जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये जब ये 2016 में जब ये आया था संशोधन के रूप में तब भी यही बात थी, उसके बाद पारित हुआ तब भी यही बात है, आज भी यही बात हुई है। गाड़ी वहीं अटकी हुई है, लागू हो गया, उनको नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में कोई अगर दूसरे देश से रोजगार के लिए, यहाँ बिजनेस करने के लिए घुसपैठिए के रूप में आता है तो उसके लिए हमारे देश में प्रावधान है। लेकिन अगर कोई पीड़ित होकर के, उसका कोई उपाय नहीं है, इस देश का पार्ट रहा है, कभी उसको अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार नहीं, भाग के आता है, उसको नागरिकता देने का कोई प्रोविजन था ही नहीं। क्योंकि नागरिकता उसको दी जाती है जिसके पास पासपोर्ट हो, वीजा हो, उनके पास तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए इस कानून में थोड़ा संशोधन किया गया है। दूसरा संशोधन इसलिए करना पड़ा कि 1947 में विभाजन के बाद यद्यपि अंबेडकर साहब की मांग थी कि इसको इन्फिनिट रखा जाए, वहां हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को मुसलमान बनाया जा रहा है। नेहरू जी को उन्होंने पत्र लिखा है, नेहरू जी ने लिखा है कि हम उन सबको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 19 जुलाई 1948 की सीमा रेखा बना दी गई कि इसके बाद जो आएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए आज जरूरत पड़ गई है इस कानून की कि उसमें थोड़ा ढिलाई दी गई है, बिना कागज के भी जो आए हैं वो भारत में रह सके, क्योंकि ये उनका देश है। और साथ ही साथ चूंकि 19 जुलाई के बाद ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया था, तो उसके लिए जहां तक एनआरसी का सवाल है, देखिए एनआरसी इस देश में होना चाहिए। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स पूरी दुनिया में होता है, हमारे देश के सिटीजन्स के नेशनल रजिस्टर होने ही चाहिए, उससे समस्या किसको हो सकती है। लेकिन वो सीएए से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दानिश जी, प्रोसेस है। ठीक है, ये तो आपने बहुत डिटेल में बताया। मैंने यूपीए सरकार ने एनआरसी की शुरुआत की थी, यूपीए सरकार ने एनआरसी की शुरुआत की थी। जो आज आधार कार्ड है ना, उनके समय आधार नाम नहीं था, लोगों को बुला करके उनके आंख की पुतली लेना सारा शुरू किया था, रजिस्टर बनाने का प्रोसेस। वो होने जा रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे के जवाब में बहुत लंबा वक्त जा रहा है, और ये अच्छी बात भी है कि कम से कम तर्कों के साथ जवाब रखें। लेकिन दानिश जी देखिए, आपसे जब भी बात होती है आप बहुत गहराई से अपनी बात को रखते भी हैं और समझते भी हैं। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी आप मानते हैं कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, वहां पर कितना अत्याचार हो रहा है गैर मुस्लिमों के साथ जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, ये तो आपको पता है ना। कुछ आंकड़े भी इसके सामने बचे हुए हैं। सुनिए, मैं आपको बताऊं, हिमांशु सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, हम जब भारत का विभाजन हुआ, अफसोसनाक विभाजन जब देश का हुआ, तब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का गया। मुझे ये बताइए कि उन लोगों ने अपना देश मजहब के आधार पर रखा था।
हमने तो अपना देश मजहब के आधार पे नहीं रखा था, हमने समानता के आधार पर रखा था। और अवधेश जी जो कह रहे हैं ना, इनकी बात मेरे एक आम भारतीय नागरिक के गले में इसलिए नहीं उतरती कि आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई सीए के लिए कानून बनाने की जरूरत आ पड़ी, ठीक है, लेकिन कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकता। ये सीधा सीधा संविधान का हनन है। अवधेश जी बड़े पत्रकार हैं, सुलझे मुझे हुए एक बात आदमी हैं समझ में और नहीं आती, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि 2 अप्रैल 1950 को जो एक समझौता हुआ था नेहरू लियाकत, हालांकि वो उस समझौते के बाद पाकिस्तान की हकीकत क्या रही है सबने देखा, जबरन अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन ना हो, ये सारे मुद्दे उठाए गए। लेकिन भारत में जहां उसको लागू किया गया, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार होता रहा। ये आंकड़े बताते हैं, पाकिस्तान की मानवाधिकार की रिपोर्ट जो पिछले साल जारी की गई उसमें यह बताया गया कि 23% की अल्पसंख्यक आबादी 2 या 3% रह गई है। कैसे कैसे उन पर अत्याचार हो रहा है, और अगर ऐसे लोगों को यहां पर जगह दी जा रही है तो इसमें तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। मानवीय मैं बताऊं आपको, मानवीय अभिगम की बात देखिए, किसी को आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन धर्म आधार है। ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार को अगर ये लगता है कि किसी तरीके का जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने मामले ले जाएंगे? ठीक है, मतलब वही है कि बार बार सरकार ये कहेगी, सरकार अपनी तरफ से है कि जो भी भ्रम फैला रहा है वो भ्रम फैलाता रहे, हम अपनी बात पर कायम है, हम अपनी बात पर पूरी तरह से अटल है और इससे हम बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, है ना।